हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर एंड योर फ्लोटेशन। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है वर्क, पावर, एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। सो देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क क्या होता है। अब देखो, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा या कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, कितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और कितना वो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या डिस्टेंस मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास कोई भी बॉडी है। अब हमने यहाँ से इस साइड से इसको कुछ फोर्स दिया। अब जब हमने इस पे फोर्स लगाया, ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, इस पोजीशन से मे बी ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जब हमने फोर्स लगाया तो इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वर्क डन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा, वर्क डन तभी होगा जब आपका बॉडी क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस जहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो उस केस में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो, जो वर्क का क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। इस अगर वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, दिस मीन ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हमें बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी, इनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अगर आपको मैथमेटिकली निकलना है, वर्क किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, मीन समटाइम्स हम क्या करते हैं, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है। ठीक है, अगर फोर्स एंगल पे लग रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो होगा। ठीक है, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा अगर हमारे पास फोर्स क्या लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब थीटा का वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका वर्क जो होगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो वर्क डन होगा। अगर तो थीटा का वैल्यू क्या है, लेस देन 90 डिग्री, मीन आपका एंगल क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई बॉडी फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, थीटा क्या हो जाएगा उस टाइम, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह लॉन रोलर पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके हैंडल पे, ठीक है, एट एन एक्यूट एंगल, उस टाइम भी जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये एग्जांपल याद रखना, ठीक है, वो पूछ लेंगे, एग्जांपल लेके पूछ लेंगे कि बताओ इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन होगा या जीरो वर्क डन हो रहा है। इसी तरह अगर आपके पास गैस है सिलेंडर में, ठीक है, अब उस गैस सिलेंडर पे क्या कोई पिस्टन अटैच है, अगर वो पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है, जब गैस क्या करती है, एक्सपैंड करता है, उस केस में भी हमारा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड केस हमारे पास नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब आपका थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा वहां पे, उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका बॉडी कोई ऊपर से पड़ रहा है, ठीक है, हम बॉडी को क्या करें, सॉरी ऊपर वाली साइड फेंक रहे हैं, तो उसका जो मोशन होगा वो अपोज करेगा कौन, ग्रेविटी। उस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। मीन आपका ये ग्राउंड है तो ऑब्जेक्ट वाली साइड से जा रहा है, तो फोर्स क्या कर रही है, नीचे लग रहा है, तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री का। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन आ जाता है। इसी तरह जब आप वर्क अप्लाई कर ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी मूवी व्हीकल पे, अब व्हीकल इस वाली साइड पे मूव करेगा और आप फोर्स किस साइड, इस साइड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस थीटा का 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा उस टाइम, फिर नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। इसी तरह जब हम पॉजिटिव चार्ज को क्लोज करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे अनदर पॉजिटिव चार्ज के पास लाते हैं, उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब वर्क डन जीरो कब होगा, जब आपका थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उस केस में वर्क डन क्या होगा, हमारा जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, जब हम किसी स्टोन पे, कोई स्टोन मूव नहीं कर रहा, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टोन का वेट क्या है, उसका मास है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो उस केस में वो स्टोन मूव नहीं कर रहा, तो वो हम क्या बोल देंगे, जो आपका उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जो आपका स्टोन है वो एक स्टेशनरी मूव नहीं किया, ठीक है, वो एक ही प्लेस पे
वहीं पे रहा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो वर्क डन हो जाएगा। इसी तरह कूली क्या कर रहा है, कूली ने कुछ लोड उठाया अपने सिर पे और वहां पे जो थीटा क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ये कूली है, अब इसने कुछ ऑब्जेक्ट उठाया अपने सिर पे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो इस ऑब्जेक्ट का, जो इसने कूली ने सिर पे कुछ उठाया हुआ है, ये तो मूव नहीं कर रहा, कूली तो आगे मूव कर रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जीरो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये तो थे हमारे पास तीन केसेस। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वर्क। तो ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, वो होता है जूल। इसी तरह सपोज करो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितना, 5 न्यूटन का किसी ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। उस टाइम अगर आपको वर्क डन निकाला तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2, दैट इज अ 10 जूल, और 10 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के, और 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपके पास यूनिट्स ऑफ वर्क। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो यूनिट्स होते हैं एनर्जी का वो भी सेम होता है जैसे वर्क का यूनिट होता है। तो एनर्जी को हम मेजर करते हैं किसमें, जॉल्स में। ठीक है, अब डिफरेंट एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट थिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी भी होता है हमारे पास। और जितना भी एनर्जी होता है ना, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आइदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है या पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बॉडी पोजेस करता है ड्यू टू इट्स मोशन, एंड योर पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अब देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। वाटर देखा होगा, वाटर इन अ डैम, वाटर इन अ डैम। अब जब वाटर स्टोर्ड है वहाँ पे जो वाटर का एनर्जी होगा वो कौन सा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर जब ऊपर से हम नीचे वाली साइड फेंकते हैं, ठीक है, उस टाइम जब वाटर मोशन में आएगा तो उस टाइम वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर का एनर्जी किस में, पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह आपने वाटरफॉल भी देखा होगा, वहाँ पे भी क्या होता है, वाटर जब नीचे पड़ रहा होता है तो वो कौन सा एनर्जी हो जाएगा, मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एम क्या हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी। ठीक है, एम क्या हो जाएगा, मास, और वी हो जाएगा आपका वेलोसिटी। अब देखो अगर आप मास को क्या करते हो, डबल करते हो, मास को क्या करते हो, डबल करते हो, तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आप मास को क्या करते हो, 1/2 करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 1/2। इसी केस में इसी तरह अगर आप मास को क्या, वेलोसिटी को क्या करते हो, डबल करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आप स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसी तरह अगर वेलोसिटी को आप क्या करते हो, 1/2 क्या करते हो, ठीक, 1/2 करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना किसके हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना वैल्यूज। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है किसके बराबर, mgh। ठीक है, अभी अगर अगर आपका ये ग्राउंड है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे उसका जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और किसके बराबर होता है, mgh। उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, उस पर कुछ ग्रेविटी भी लग रहा होगा, और उसने कुछ डिस्टेंस हाइट पे, कुछ हाइट पे है वो, ठीक है, h। तो उस टाइम आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh। इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर, सम ऑफ
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है आपका, मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। तो गाइज ये हमारे पास कंसेप्ट था एनर्जी का। अब देखो कैसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होता है। हमने एग्जांपल लिया हुआ हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या हो रहा है आपका, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एनर्जी में। सितार, इसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में। डायनामो में क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल में लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इंजन में क्या हो रहा है आपका, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। बल्ब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लाइट एनर्जी में। ठीक है गाइज, तो ये कुछ कन्वर्शन ही थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में पहले हमारे पास लॉ है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, अगर हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है किसी दो बॉडीज के बीच में, वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो क्या हो जाएगा, हम मैथमेटिकली अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना होगा तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, ये कोई बॉडीज है जिनका हमने मास लेट कर लिया m1 इंटू m2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा। अगर इन इक्वेशन को कंबाइन करके लिखना होगा और इस डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन साइन को हम हटा दें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट जी। हमने क्या करा, ये जी लगा दिया, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जी क्या हो जाएगा आपका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू रहता है हमारे पास वो होता है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपका ये जो g का वैल्यू होगा ये तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये तो था हमारे पास न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटी। सो गाइस ग्रेविटी क्या है, अब देखो अर्थ क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जिस फोर्स से वो उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो ग्रेविटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ग्रेविटा से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, वेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो ग्रेविटी है ये क्या है, सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस में देखा था कौन सा ज़्यादा फोर्स स्ट्रांग होता है और कौन सा वीकेस्ट होता है। तो जो वीकेस्ट हमारा फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ग्रेविटी होता है। इसलिए इसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे इसका जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये हमारे पास जितना भी मोशंस होगा प्लैनेट्स का, स्टार्स का, गैलेक्सीज का, वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसी तरह जो वैल्यू ऑफ जी होता है वो किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि वैल्यू क्या होगा ग्रेविटी का, 9.8, बट क्या ये वैल्यू हमारा अर्थ पे कांस्टेंट रहता है, नहीं। हमारा ये वैल्यू क्या करेगा, वेरी कर जाता है। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तब भी ये वेरी करेगा, फिर द डेप्थ बात करेंगे तब भी वेरी कर जाता है, शेप ऑफ अर्थ के साथ भी ये वेरी करेगा। अगर रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ में थोड़ा सा चेंज आएगा तब भी ये क्या करेगा, वेरी कर जाता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एल्टीट्यूड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस जैसे जैसे आप क्या करते हो, बॉडी का आपका हाइट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आपका हाइट क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो आपका जो ग्रेविटी होगा वो क्या करता है, आपका ग्रेविटी आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज करता है। विद द इंक्रीज इन हाइट योर ग्रेविटी डिक्रीजेज, और एक टाइम पे क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। इसी तरह डेप्थ के साथ, जैसे जैसे आप बॉडी अगर अर्थ के डेप्थ में जाते जाओगे, डेप्थ इंक्रीजेज योर ग्रेविटी डिक्रीजेज, ग्रेविटी भी क्या करेगा उस टाइम, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ किस तरह एक्सप्लेन करता है, अब आपको पता है इक्वेटर पे आपका क्या होता है, जो ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। इक्वेटर पे ग्रेविटी क्या होता है, मिनिमम होता है।
लेकिन अगर पोल्स की बात करें तो आपका जो ग्रेविटी होगा वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब कैसे आपका इक्वेटर पे मिनिमम होगा और पोल्स पे मैक्सिमम होगा, आपने देखा हमारे पास जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड किया, वहाँ पे फोर्स किसके बराबर था, जी इंटू m1 × m2 अपॉन r²। अब आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए। तो अब अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह हमने क्या लिख दिया, ग्रेविटी लिख दिया। अब सपोज करो हम यहाँ पे जी है, अगर हम एक क्या ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे क्या लेते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल एम से डोनेट करेंगे, ठीक है, ये आपका स्मॉल एम, जिसको आप एम नॉट लिख लो। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास है, ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल, पीछे क्या बचा आपका जी। जी ग्रेविटी किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ अगर आपका डिक्रीज करेगा तो ग्रेविटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज करता है तो ग्रेविटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपके पास एग्जांपल ले लो अर्थ का। तो यहाँ पे अगर रेडियस क्या है, अर्थ रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इक्वेटर पे रेडियस क्या है, मैक्सिमम है, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसी तरह पोल्स पे आ जाओ, ये आपके पोल्स हैं, तो यहाँ पे पोल्स पे क्या हो जाएगा, आपका रेडियस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो आपका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये हो गया शेप ऑफ द अर्थ आपका किस तरह आपका इफेक्ट करता है ग्रेविटी को। इसी तरह रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, जैसे जैसे आप रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ जी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जैसे जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा, जो ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये तो था हमारे पास वैल्यू ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट हम बात करेंगे वेट और मास के बारे में, मास और वेट के बारे में। देखो मास क्या होता है, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, दैट इज योर मैटर, दैट इज योर मास। अब देखो जो मास होता है ना, ये चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये चेंज नहीं करता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस मीन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वेट क्या है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। ठीक है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, जिसको हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू एम जी। अब ये जो वेट होता है ये आपका वेरी करता है, ठीक है, वेट क्या करेगा आपका, वेरी करता है विद द लोकेशन। ठीक है, ये आपका वेट क्या करता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे, और आपका वेरी करता है। इसी तरह अगर आपके पास यूनिट्स क्या होते हैं वेट का, इसको हम मेजर करते हैं केजी में, यूनिट्स ऑफ वेट इज किलोग्राम। ठीक है, समटाइम हम इसको क्योंकि फोर्स हम इसको कहते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, न्यूटन भी इसका यूनिट कभी कभी माना जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास किसका कंसेप्ट, मास और वेट का। अब देखो गाइस, हम एक केस लेंगे, अगर नेक्स्ट गाइस हमारे पास 4 केसेस हैं। वो केस क्या है, हम देखेंगे वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। ठीक है, हमारे पास 4 केसेस हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आपका वेट ऑफ द पर्सन वेरी करता है लिफ्ट में। वेट ऑफ पर्सन इन अ लिफ्ट। अब देखो फर्स्ट केस क्या है हमारे पास, अगर आपका लिफ्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है, अगर आपका लिफ्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब जो पर्सन का वेट होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। देर इज अ
इंक्रीज इन वेट ऑफ पर्सन। इसी तरह अगर हमारे पास सेकंड केस है जिसमें क्या हो रहा है, आपका लिफ्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है। लिफ्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो वेट होगा पर्सन का वो क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। देयर इज अ डिक्रीज इन वेट ऑफ अ पर्सन। इसी तरह थर्ड केस है, लिफ्ट क्या कर रहा है, लिफ्ट क्या कर रहा है, डाउनवर्ड वाली साइड आ रहा है। लिफ्ट व डाउनवर्ड वाली साइड आ रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस टाइम देयर इज अ नो चेंज इन वेट। उस टाइम क्या हो जाएगा, देयर इज नो चेंज इन वेट। इसी तरह फोर्थ केस है हमारे पास, अगर आपका एसेलेशन ड्यू टू क्या है, एसेलेशन क्या है, ग्रेविटी से ज़्यादा है, और आपका बॉडी क्या कर रहा है, डाउनवर्ड वाली साइड मूव कर रहा है। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो आपका हेड होता है वो क्या करता है, स्ट्राइक कर जाता है विद द हेड, स्ट्राइक विद द सीलिंग ऑफ लिफ्ट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक बियॉन्ड फोर्स भी एक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे जो बियॉन्ड फोर्स हो जाएगा वो अपवर्ड वाली साइड एक्ट करता है। बियॉन्ड फोर्स एक्ट अपवर्ड। अब ये हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमें मैथमेटिकली डिराइव करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम सिंपली याद रखेंगे कि ये हमारे केसेस हैं, तो क्या क्या इन केसेस में होता है, कैसे इंक्रीज़ होता है वेट का, कब डिक्रीज़ होता है, ये चीज़ें हम थोड़ा सा याद रखेंगे। ओके गाइस, ये तो था हमारा आज का चैप्टर। होपफुली आपको चीज़ें समझ आई हो। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।